मॉडल ने पहली बार क्वांटाइजेशन की बात करी एंड इट गेव राइज टू क्वांटम मैकेनिक्स विद द इंट्रोडक्शन ऑफ क्वांटम थ्योरी। तो ये बहुत मेजर एक अचीवमेंट आप कह सकते हो, और एक जो ट्रांजिशन हुआ क्लासिकल फिजिक्स से टू क्वांटम फिजिक्स, तो ये किसकी वजह से हुआ? ये बोहर्स मॉडल की वजह से हुआ। बोहर्स मॉडल की कुछ लिमिटेशंस देख लेते हैं। तो पहली क्या है कि इट ओनली अप्लाइज टू हाइड्रोजन एटम, या कैसे 1 इलेक्ट्रॉन आयंस, सिर्फ ऐसे ही जिसमें एक न्यूक्लियस हो और उसके अराउंड सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा हो, उसी तरह के मॉडल को ये समझा सकता है बोहर्स मॉडल। ठीक है, उसी तरह के मॉडल को नहीं, उसी तरह के एटम को ये समझा सकता है, एटम या आयन को। तो हाइड्रोजन एटम हुआ और ये दोनों क्या हुए? आयंस। हीलियम एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकला तो हीलियम आयन, तो एक ही इलेक्ट्रॉन बच गया और हीलियम न्यूक्लियस। इसी तरह से लिथियम में से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकले, फिर एक रिजल्टेंट, एक इलेक्ट्रॉन एक न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहे, तो इसी तरह के ये एक्सप्लेन कर सकता है। तो हाइड्रोजन के बाद नेक्स्ट एलिमेंट क्या आता है? हीलियम। तो हीलियम के एटम को भी ये जो थ्योरी है बोहर की, ये नहीं समझा सकती। तो ये मेजर ड्रॉबैक हो गया, सिर्फ इसी के लिए एप्लीकेबल है। दूसरा क्या होगा? तो ये ऑब्जर्वेशन कि वाई सर्टन स्पेक्ट्रल लाइंस आर मोर इंटेंस दैन दी अदर्स, ये भी बोहर्स थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सकती। इसका क्या मतलब है? स्पेक्ट्रल लाइंस कुछ इंटेंस होने का क्या मतलब है कि सर्टेन ट्रांजिशंस बिटवीन एनर्जी लेवल्स, उनके होने की ज़्यादा ग्रेटर प्रोबेबिलिटी है दैन दी अकरेंस ऑफ अदर्स। कुछ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस मोर फेवरेबल होती हैं एज़ कम्पेयर टू अदर्स। ऐसी क्यों होती हैं? ऐसा क्यों होता है कि कुछ स्पेक्ट्रल लाइंस ज़्यादा इंटेंस हैं बाकियों से? तो ये चीज़ ऑब्जर्व करी गई थी जो कि बोहर्स थ्योरी नहीं एक्सप्लेन कर पाई। तो थर्ड ड्रॉबैक क्या थी कि इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट मेनी स्पेक्ट्रल लाइंस एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ सेवरल सेपरेट लाइंस हुज वेवलेंथ्स डिफर स्लाइटली। तो बोहर्स मॉडल इसको भी अकाउंट में नहीं ले पाया कि ऐसा क्यों होता है कि जो एक स्पेक्ट्रल लाइन है वो एक नहीं, एक की बजाय सपोज 2 है, तो वो 2 क्यों है? इस तरह की एक्सप्लेनेशन ये आपको डिटेल में जब स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे तभी समझ आएगा। अभी के लिए आप मान लो कि 1 का 2 नहीं समझा पाए, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह की प्रॉब्लम है कि थ्योरी ने कहा कि स्पेक्ट्रा ऐसा आएगा, लेकिन जब आपने ऑब्जर्व किया वो कहते हैं जहाँ एक लाइन तुम कह रहे हो वहाँ एक की जगह 2 या 3 आ रही हैं, तो ऐसा क्यों आ रही है? तो वो मिसमैच हो गया। तो ये आप थोड़ा सा समझ सकते हो इस तरह से। और जो लास्ट है कि वो क्या है? हाउ इंडिविजुअल एटम्स इंटरैक्ट विद वन अनदर। अब अगर यही मेजर थिंग कोई अगर चीज़ कोई मॉडल नहीं बता पा रहा, तो आप कैसे कह सकते हो कि बोहर्स मॉडल को आप एक यूनिवर्सल मॉडल बना दे भी सारे एटम्स यही चीज़ फॉलो करते हैं? तो ये मॉडल एक तरह से फेल हो गया, क्योंकि जब लग ही इन पे रहा है तो फिर तुम बात ही ख़त्म है। तो इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद एटम को समझने के लिए जो अप्रोच डेवलप करी गई 1925 एंड 1926 में, इन सब के द्वारा, उसका नाम क्या पड़ा? क्वांटम मैकेनिक्स। तो आप क्या कह सकते हो? क्लासिकल मैकेनिक्स एक तरह से अप्रॉक्सीमेशन है क्वांटम मैकेनिक्स का। और ये चीज़ हमने पहले भी देखी है जब हमने क्वांटम नंबर n की बात करी थी कॉरेस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल में। तो हमने इस वीडियो की शुरुआत करी थी श्रोडिंजर वेव इक्वेशन, हमने इस वीडियो की शुरुआत करी थी श्रोडिंजर वेव इक्वेशन इन 3 डायमेंशन फॉर हाइड्रोजन एटम, जिसमें हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। और यहाँ पे एनर्जी मैंने बताया था आपको कि ये टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इसमें भी आपने क्या कहा था पहले कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, न्यूक्लियस स्टेशनरी है। फिर उसके बाद मैंने बताया था कि थ्योरी के बाद एंड में जो हम सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह हम रिड्यूस्ड मास ले लेते हैं, जो अकाउंट करता है न्यूक्लियस के मोशन को भी। तो वो चीज़ यहाँ पे भी सिमिलरली करेंगे हम। तो जब ये सॉल्व करते हैं, ये है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में टू अकाउंट फॉर द सिमेट्री ऑफ द प्रॉब्लम। इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है तो स्फेरिकली सिमेट्रिक प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस तो स्फेरिकली सिमेट्रिक प्रॉब्लम है। तो कन्वर्जन फ्रॉम कार्टेशियन टू स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स विल बी मोर अप्रोप्रिएट फॉर दिस प्रॉब्लम। प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज करना चाहिए अगर आपको किसी रिजल्ट तक पहुँचना है, वरना बीच में उलझ जाओगे। तो वेव फंक्शन आपने लिया, ये तो वेव फंक्शन आपने फिर उसी हिसाब से लिया, उसी कोऑर्डिनेट्स में, विच इज़ अ फंक्शन ऑफ
आर थीटा एंड फाई, जो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है एक्स वाई जेड, इसके क्या है आर थीटा फाई, ये आपको पता होगा। तो उसके बाद जो एनर्जी का जो सॉल्व करके उसकी हम डिटेल में नहीं जा रहे, हमारा एम था कि हम इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को टच करें जो बाकी टीचर्स या आपको नहीं बताते, क्योंकि आप वही एस्पेक्ट पे कॉन्सेंट्रेट करते हो जिसमें आपको एक डेरिवेशन पूछ ली जाती है, वो 6 मार्क का क्वेश्चन आता है, वो एम होता है उसमें से 6 में से 6 ले रहे हैं, बाकी सारा कुछ आपको आता नहीं होता। तो ये जो चीज़ है तो हमने इसलिए स्ट्रेस किया है इस पर कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, कॉन्सेप्ट्स थोड़े क्लियर हों। तो ये वेव फंक्शन लिया और इसके बाद ये जो टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन आता है, तो जो एनर्जी का एक्सप्रेशन आता है जब आप क्वांटम मैकेनिक्स में एनर्जी का एक्सप्रेशन लेते हैं वो आता है ये। अब ये रिलेशन एग्जैक्टली सेम है, ये एग्जैक्टली सेम है किसके, जो बोहर ने निकाला था, जो बोहर ने निकाला था। तो बोहर्स थ्योरी ने जो एनर्जी का एक्सप्रेशन दिया था वो इसी के ही इक्वल है। ये आपको देखने में अलग लग रहा होगा, यहाँ मैंने एच कट लिखा है, एच कट का क्या मतलब है h/2π, अगर इसको आप सब्सटीट्यूट करोगे तो आपको यही मिलेगा, एग्जैक्टली सेम है, प्रिसाइजली इट इज़ सेम। तो ये हाइड्रोजन एटम की जो टोटल एनर्जी निकली थी इसको आपने E1/n² यहाँ पे भी कर दिया, तो ये सेम रिजल्ट है जो बोहर और इसका आपको मिला है। तो कुल मिला के जो एनालिसिस फिर निकला था n का बोहर्स थ्योरी में, यहाँ भी एप्लीकेबल हो रहा है। तो द मेन आइडिया ऑफ दिस वीडियो वॉज कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है। तो आपने इसकी स्टोरी देखी, इससे एंड में आप कंक्लूजन में क्या पहुंचते हैं कि क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी लेवल्स इन अ हाइड्रोजन एटम इज डिस्क्राइब्ड बाय द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n।